स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीएन केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं राज यादव और ये सॉल्यूशन चैप्टर की 5वीं वीडियो है, यानी पार्ट नंबर 5 है। और इस चैप्टर के अंदर हम हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कवर करने वाले हैं। हेनरी लॉ हम पढ़ चुके हैं। हेनरी लॉ में पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि हेनरी ने क्या किया था। हेनरी ने किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर यानी कि द्रव के अंदर घोलने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को निश्चित रखेंगे, तो अगर हम गैस को अगर द्रव में घोलेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, गैस मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, वो जो प्रेशर होगा वो गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये नियम है और नियम है तो उसको नियम की तरह ही पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, तो बड़ा सूत्र निकल के आया था हमारा, क्या निकल के आया था हेनरी नियम का सूत्र हमारे पास आया था बेटा, P समानुपाती यानी X गैस। हमने समानुपाती हटाया था तो P बराबर KH इंटू X गैस आ गया था। गैस के मोल प्रभाज का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो P इंटू KH इंटू गैस के मोल, यहाँ पर हम ऊपर लिख सकते हैं N गैस। N गैस मतलब गैस के मोल बटे N गैस डिवाइड प्लस का H2O यानी NH2O। ठीक है, ये फार्मूला हमारा निकल के आ चुका है यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ऊपर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अभी मैं थोड़ी देर बाद उस न्यूमेरिकल को समझा रहा हूँ। इसके साथ में मैं एक चीज़ थोड़ा समझाने वाला हूँ जो पीछे वाली वीडियो में छूट गया है। वो क्या है कि हेनरी ने कुछ अपने उपयोग बताए थे कि मेरे नियम के ये उपयोग कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला उपयोग तो यही बताया था इन्होंने कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आदान प्रदान होता है, गैस का जो ऑक्सीजन वगैरह गैस का जो आदान प्रदान होता है, वो इसी नियम के अनुसार होता है। एक प्रेशर पड़ता है, वहाँ से गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया था कि जब भी कोई भी गोताखोर होता है, गोताखोर आप जानते होंगे जो समुद्र में यानी बहुत गहरी गहरी जगहों पर जाता है, तो जो गोताखोर होता है वो सांस लेने के लिए जब भी पानी में जाएगा तो सांस लेने के लिए अपने अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी इन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, वैसे ही नाइट्रोजन प्रेशर के कारण लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के कारण हमारे ब्लड के अंदर घुलना शुरू हो जाती है नाइट्रोजन। और जैसे ही प्रेशर हमारी बॉडी पे कम होता है, आपका बात ये आती है कि प्रेशर लगता कैसे है। तो जब हम पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के जब अंदर जाए बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं तो पानी के द्वारा हमारी बॉडी पे जो प्रेशर लगता है उसी को हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। वो प्रेशर नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में बदल देता है और लिक्विड फॉर्म में बदलने के कारण वो जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड में घुल जाएगी। जब वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में घुल जाएगी, अब क्या होगा, जब वो गोताखोर ऊपर निकल के आएगा तो ऊपर निकलते समय वो प्रेशर घटेगा। जब प्रेशर घटेगा तो जो गैस है वो लिक्विड से फिर अचानक गैस में कन्वर्ट होगी। जब गैस में कन्वर्ट होगी तो ब्लड से एकदम अचानक निकलती है। निकलने के कारण उनके शरीर में ऐंठन जैसा अनुभव होता है अर्थात दर्द महसूस होता है। उस दर्द को हम बोलते हैं बेंड्स नाम की बीमारी कहते हैं। उन्हें बेंड्स नाम की बीमारी हो जाती है जिससे कि शरीर के अंदर ऐंठन, मरोड़, तोड़ मरोड़ इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उनके जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कुछ मात्रा में हीलियम मिला देते हैं। और हीलियम जो होता है वो हाई प्रेशर पे भी लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता है। तो ये उसका उपयोग है पहले, दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग उन्होंने बताया था कि जब भी जो पहाड़ी लोग होते हैं वो समतल स्थिति से जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने से क्या होगा कि ऊंचाई पर जाने से उनके जो वायुमंडलीय प्रेशर है वो प्रेशर घट जाता है। और प्रेशर के घटने के कारण जो ऑक्सीजन है हमारे अंदर, जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, उसका ऑब्जॉर्प्शन घट जाएगा। जब ऑक्सीजन कम घुलेगी ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन का जब घुलना, प्रेशर घटेगा तो ऑक्सीजन कम घुलेगी ब्लड के अंदर। जब ऑक्सीजन कम घुलेगी ब्लड के अंदर तो हमारे मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। जब वो शक्ति नहीं रहती है, इस रोग को हम बोलते हैं एनॉक्सिया रोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनॉक्सिया रोग कहते हैं। तो इन्हें कौन सा रोग हो जाता है? एनॉक्सिया रोग हो जाता है। पहाड़ी लोगों जो ऊंचाई पर रहते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके मस्तिष्क में, और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनमें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक तो आपने सुना ही है, बहुत अच्छा उदाहरण है।
जब भी कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है तो उसमें जो गैस घोली जाती है वो भी हेनरी के नियम के अनुसार ही होता है, ठीक है। और चलिए, तो ये था हेनरी का नियम। अब इस नियम से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, इसका पहला न्यूमेरिकल है, यहाँ देखते हैं जरा हम लोग। पहला न्यूमेरिकल है बेटा, ये दिया है यहाँ पर, कह रहा है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। गैस वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, ठीक। यदि H2S गैस की जल में STP का मतलब होता है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पर विलेयता 0.195 मोल है, मोलर है। मोलर का मतलब हो गया कि 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन होगा, 1 लीटर बिलियन होगा, और 1 लीटर बिलियन में 0.195 H2S घुली होगी, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, घुली होगी। ये 0.195 मोलर का मतलब होता है 1 लीटर बिलियन में 0.195 H2S घुली है, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हेनरी स्थिरांक, अर्थात KH हमें ज्ञात करना है, KH हमें ज्ञात करना है, इसको आप नोट कर लेंगे अलग से। KH हमें ज्ञात करना है, दिया क्या है, STP पर P का मान 1 वायुमंडल होता है, 1 वायुमंडल होता है इसका मान STP पर, ठीक है। और मोल कितने आ गए गैस के मोल आ गए आपके पास, यानी स्मॉल n गैस बराबर आ गया आपके 0.195, है ना, इतने मोल H2S गैस के, ठीक। तो इसे हम NH2S भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, NH2S, इसका मतलब वो H2S के मोल, ठीक है। अब हमें निकालना ये है, सूत्र हमारे पास होता है, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है बेटा P = KH इंटू NH2S लग जाएगा बटे NH2S और प्लस NH2O, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। आपको ये पता है, ये निकालना है, ये पता है, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है तो मैंने बता दिया था 1 लीटर के लिए हमेशा कितना लगता है, यहाँ पर NH2O का मान कितना होगा 55.56, ये वैल्यू किसी शुद्ध जल के लिए 1 लीटर मोलों की संख्या 55.56 होती है, ठीक। कैसे होती है बताऊंगा मैं इस चैप्टर में, ठीक है। ये मान हम उठा के यहाँ रख देंगे, जरा देखिए, इनको उठा के रखिए। P का मान 1 बराबर KH का KH हो गया, गुणा इसका मान है 0.195 डिवाइडेड बाई इसका मान 0.195 प्लस इसका मान 55.56, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए तो KH बराबर हो जाएगा, ये बटे में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये चीज़ वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा बेटा, जरा देखिए, इसको भाग करेंगे हम लोग, चलिए चलो भाग कर लेते हैं इस चीज़ को। तो ये आपके पास आ गया 1 यहाँ पर आ गया, और KH मैंने इधर ले लिया, और यहाँ अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 बटे ये चीज़ नीचे आ जाएगी 0.195 और ये ऊपर चली जाएगी 0.195 प्लस 55.56, इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 9 6 15 के 5 हो गए, हासिल 1, और 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएंगे, पॉइंट ये बटे ये पॉइंट का 195, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 285.1 वायुमंडल, इतना इसका मान आएगा, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में प्रयोग की जाती है। सवाल तो है ही आपके पास। यहाँ STP का मतलब क्या है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी मानक ताप और दाब। मानक ताप दाब पर हमेशा ध्यान रखें, P का मान 1 ATM होता है, 1 वायुमंडल होता है, ठीक है। V का मान 22.4 लीटर होता है, और T का मान 273 केल्विन होता है। ये वैल्यूज़ की फिक्स होती हैं STP पर, ठीक है। और
0.195 मोलर का मतलब है 1 लीटर विलेन में 0.195 H2S घुली होती है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया भाई, KH निकालना है, P की वैल्यू वहाँ से उठा लेंगे। STP की बात कर रही है तो P की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी सूत्र में, इसलिए P की वैल्यू उठाई। अगर B की भी जरूरत पड़ती तब भी हम वहीं से उठा लेते, T की जरूरत पड़ती तब भी हम वहीं से उठा, क्योंकि STP की बात कर रहा है वो। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? STP की चूंकि बात कर रहा है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, P, V और T जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ से उठा सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो P की आवश्यकता है इसलिए हम P वहाँ से ले लिया। और H2S के मोल कितने हैं, इतने मोल हैं, ये हमने सवाल में दे रखा है इतने मोल। अब H2, अब हमें सूत्र में H2O के मोलों की जरूरत है, तो मैं बता चुका हूँ 1 लीटर विलेन में हमेशा मोलों की संख्या जल की कितनी होती है, 55.56 मोलों की संख्या होती है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में फिट करके ये लगा देंगे तो मान आएगा आपका 285.1 ATM अर्थात वायुमंडल। ये हमने वायुमंडल लिया है इसलिए मान वायुमंडल में आएगा। अगर हम ये बार में लेते तो ये मान बार में भी आ सकता था, टोर में लेते तो टोर में आ जाता, सेंटीमीटर HG में लेते तो सेंटीमीटर HG में आ जाता ये मान। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल, इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सवाल दूसरा दिया है, हेनरी के नियम से ही है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अर्थात KH का मान, हेनरी स्थिरांक मतलब KH का मान दिया है, कितना दिया है 1.67 × 10⁸ पास्कल। PA का मतलब होता है पास्कल यहाँ पर। ठीक है, इतना दिया है। कह रहा है 500 ml सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या कहते हैं, सोडा वाटर होता है बेटा जो वाटर यानी पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दीजिए तो वो सोडा वाटर कहलाता है। ठीक है, सोडा वाटर यानी सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया अर्थात प्रेशर दे रखा है, P बराबर दिया है 2.5 ATM। जब ये पास्कल में है तो ये भी पास्कल में होना चाहिए, इसलिए इसे पास्कल में बदल लेंगे तो 1 ATM बराबर होता है, देखिए ध्यान रखें 1 ATM इक्वल टू होता है 1 पॉइंट। देखिए ये तो 1 का 1 लिख लिया गया, ये पॉइंट लिख दिया, ये A कुछ 0 की तरह लग रहा है, जीरो भाई T कितनी तरह लग रहा है, 1 की तरह लग रहा है, ये M उल्टा कर लो तो 3 की तरह, गुणा 10⁵5 पास्कल। ठीक है, इतने पास्कल होते हैं इसके अंदर और 10⁵5 पास्कल। ठीक, तो ये देखिए जरा यहाँ पर इतने से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम पूरी मान निकालें अगर तो 1 ATM बराबर होता है 1.01325 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, ज़रा देखिए यहाँ पर, तो इतने ATM बराबर कितने पास्कल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2.5 गुणा 10⁻⁻ गुणा 1.01325 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ATM को हमने किस में बदल लिया, पास्कल में बदल दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किस में दे रखी, पास्कल, तो ये भी वैल्यू कैसी हो गई, पास्कल हो गई। तो कह रहा है 298 केल्विन ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा की गणना कीजिए। 298 केल्विन ताप पर जो गैस कितनी घुली हुई है उसकी मात्रा निकालनी है। तो गैस की मात्रा निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर आपको दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, अगर मोलरता अगर पता होगी तो निकाल सकते हैं वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू VL, इससे भी मात्रा आप W निकाल सकते हो। या फिर ऐसा हो कि गैस के मोल पता हो तो मोल बराबर होता है वेट बटे मॉलिकुलर वेट, इससे पता हो तो मोल और ये पता हो इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। क्योंकि मोल का संबंध हेनरी नियतांक से है इसलिए हम लोग मोल निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो गैस घुली हुई है उस गैस के यानी CO2 गैस के मोल कितने हैं। जैसे मोल पता लगेगी तो हम उसके अणुभार से गुणा करके उस CO2 गैस की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चला देखिए यहाँ पर, तो ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब चाहिए क्या, यहाँ पर देखो साफ कह रहा है 500 ml। 1 लीटर जल के लिए जल के मोल होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं भाई जल के मोल। चलिए, तो मैं इसकी बात बाद में आएगी तो मैं बाद में इसकी करूँगा, पहले यहाँ देखिए यहाँ पर, यानी कि P बराबर होता है KH इंटू यानी कि XCO2, मतलब CO2 के मोल प्रभाज। इस मोल प्रभाज को यहाँ ले लो तो XCO2 बराबर हो जाएगा P बटे KH। P का मान कितना है, ये वाला है 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵5 पास्कल और डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर मान आ जाएगा बेटा 2.5 गुणा 1.01325 इंटू 10⁵
देखिए ये 8 ऊपर जाए तो माइनस के 8 हो जाएंगे, ये प्लस के 8 हैं, ये माइनस के 8 हैं, तो माइनस के 8 घट जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1.67 इतना बचा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 1.517 इंटू 10⁻³ इतने आपके पास मोल प्रभाज आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। और अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि किसी के भी जो मोल प्रभाज होते हैं वो उस गैस के मोल बटे गैस क्या होता है बेटे, यानी हम कह सकते हैं बेटे XCO2 बराबर हो जाएगा बेटे NCO2 डिवाइडेड बाई NCO2 प्लस का NH2O। मैं कह चुका हूँ आपको पीछे कि अगर इनमें से कोई वैल्यू निकालनी है तो हम जो आपके पास हर है उस हर में से यानी कि जो गैस के मोल्स होते हैं उनको हटा देते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा XCO2 = NCO2 डिवाइडेड बाई NH2O। अब 1 लीटर के लिए तो 55.56 होते हैं H2O के मोल। अब है कितना 500 ml यानी आधा लीटर है, तो आधा लीटर तो 55.56 के आधे कितने हो जाए 55.56 के आधे मतलब 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 एक बचा 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 इतना हो जाएगा। तो मान लगा दीजिए भाई, देखिए इसकी वैल्यू पता आपको कितनी है 1.517, तो यहाँ पर रखेंगे 1.517 इंटू 10⁻³ इक्वल टू NCO2 पता नहीं है तो NCO2 आपका जो की तो रहने दीजिए डिवाइडेड बाई NH2O पता है तो 27.78 ये ठीक है, ये वैल्यू आपकी H2O के लिए हो गई। H2O के मोल में लिख दे रहा हूँ यहाँ लिख दे रहा हूँ 500 ml H2O के मोल बराबर हो जाएंगे बेटे 55.56 तो होता है 1 लीटर के लिए, और 500 ml यानी आधा लीटर तो 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 27.78 मोल हो जाएंगे इसके, ठीक है इतने मोल हो जाए। तो मैंने आपको वो भी लिख दिया, तो वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर, तो NCO2 इक्वल टू आ जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ गुणा 27.78, ठीक है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.14 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, इतने मोल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो CO2 की जो मोल हैं वो इतने आ गए, जो कि आपको पता है कि NCO2 इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 यानी अणुभार, यानी भार बटे अणुभार, और अणुभार कितना होता है इसका 44 होता है, पीछे निकाल चुके हैं हम लोग 44 इसका अणुभार होगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि m0 इक्वल टू 44, ठीक है अणुभार, क्योंकि C का कितना होता है 12 होता है, O का कितना होता है 16 होता है, तो 2 है तो 32 हो जाए, 32 12 44 हो जाएंगे। वैल्यू उठा के लगा दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू हमें पता है कितनी है इतनी है, तो 42.14 गुणा 10⁻³ बराबर ये हो जाएगा आपके पास W ऑफ CO2 या CO2 का भार बटे 44, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W ऑफ CO2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 यानी 1854 गुणा 10⁻³ अब 10⁻, चलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, 10⁻³ जो -3 है अगर हम इसको करेंगे तो ये भाई 1 2 3 पॉइंट इधर आ जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी W ऑफ CO2 बराबर आ जाएगा 1.854 ग्राम, ये आपके पास मान आ जाता है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं और देखने के बाद हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो आपके पास सवाल है ही, आप पढ़ ही लोगे, तो सवाल में m0 CO2 का अणुभार है और अणुभार कितना होगा 12 और 32 44, यानी अणुभार m0 बराबर 44 हो गया। इसके लिए KH का मान आपका दिया गया है इतने पास्कल, P का मान दिया गया है इतने वायुमंडल दिया गया है इतने ATM, और ATM को जब हम पास्कल में बदलेंगे तो इतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, ठीक है, तो ATM पास्कल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 500 ml H2O के लिए मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1 लीटर के लिए 55.56 होती है, तो आधे लीटर क्या हो जाएगा इसमें 2 से भाग कर दीजिए तो इतने आपके मोल आ जाएंगे। फॉर्मूला होता है P बराबर KH इंटू XCO2, XCO2 मतलब क्या हुआ CO2 के मोल प्रभाज, ठीक है। तो CO2 के मोल निकालने के लिए सबसे पहले आप CO2 के मोल प्रभाज तो पता करो, तभी आप CO2 के मोल निकाल पाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को यहाँ ले आते हैं, तो P बटे KH हो जाएगा यहाँ पर। जब P बटे KH हो जाएगा, देखिए बेटे यहाँ पर P का मान रख दिया उठा के हमने ये वाला यहाँ पर,
और KH का मान हमने यहाँ से उठा करके ये रख दिया। ये वैल्यू है, इसको ऊपर ले जाओ, 10 की घात -3 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो वैल्यू भी आ जाएगी। मैं तो गुणा करके रख रखी है, आप लोग जब भी करें तो आप अपने हाथ से करके देखें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किस है, XCO2, अर्थात CO2 के मोल प्रभाज आपको मिल गए। जैसे ही CO2 को मोल प्रभाज मिल गए, अब हम CO2 के मोल निकालने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि भार को हम मोल से पता कर सकते हैं और मोल पता करने के लिए हमें मोल प्रभाज पता होने चाहिए थे। तो इसलिए हमने सबसे पहले मोल प्रभाज पता किए और मोल प्रभाज पता करने के बाद हम मोल पता करने की कोशिश करेंगे। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, NCO2 डिवाइडेड बाई NCO2 प्लस NH2O, अर्थात CO2 के मोल बटे CO2 प्लस H2O के मोल। अब मैंने कहा था कि जब भी आपको इसमें से कोई वैल्यू निकालनी हो तो नीचे से गैस के मोल हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि गैस के मोलों की जो मात्रा होती है, जो संख्या होती है, वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसे हटा दिए तो आपके पास बचेगा XCO2 बराबर NCO2 बटे NH2, अर्थात CO2 के मोल बटे जल के मोल। अब देखिए इसके मोल तो पता नहीं है, हमें इसके मोल पता है, हमें इसके ये मोल प्रभाज पता है, तो मोल प्रभाज का मान रख दिया हमने, उठा करके यहाँ से ये वाले मोल रख दिए वहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करी तो 42.14 × 10 की घात -3 मोल आ जाएंगे। इसकी गुणा करके आप देख सकते हैं, देख लेना आप अपनी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इतने मोल आ गए। अब हमें मोल पता लग गए। जब मोल पता लगे तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अड़भार होता है। और अड़भार आप जानते ही कितना होता है, 44 होता है। मोल हम जानते ही कितने होते हैं, 42 इतने ही। तो मोल और अड़भार की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ ये रहा 44 और ये रहा इसके मोल, ये रहे इसके मोल। तो W बराबर निकालने के लिए हमने क्या किया, इस 44 को और इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 1854 × 10 की घात -3। अब 10 की घात -3 है, ये पॉइंट इधर हट के आएगा, 1 2 3 अंक। जब 3 अंक हट के आया तो इतना आ गया 1.854 ग्राम। ये आपके पास नेक्स्ट सवाल हो जाता है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आप तक समय से पहुंचे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, उसके ऊपर जो ऑल लिख के आएगा उसको आप दबाएंगे तो सारी वीडियो आपको न्यूमेरिकल की मिल जाएंगी। एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।